हेलो बच्चों, आपका स्वागत है क्रायो फार्मेसी के एक बेहतरीन लेक्चर में। तो बच्चों, लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, और आज हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन आखिरकार क्या होता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन आखिरकार क्या होता है। अगर आपने अभी तक क्रायो फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको। तो बच्चों, फटाफट से हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन आखिरकार क्या होता है। हमने जाना कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, उसके बाद में एसिड बेस टाइट्रेशन भी हमने पढ़ा। पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। तो बच्चों, टाइट्रेशन का मतलब तो आपको अच्छे से पता ही होगा अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देखे हैं। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों, टाइट्रेशन का सिंपल सिंपल मतलब होता है कि अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाला कोई सब्सटेंस होता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जानने के लिए उसको टाइट्रेट कराते हैं, यानी कि मिलाते हैं। जो नॉन कॉन्सेंट्रेशन वाला सब्सटेंस है उसको, यानी कि जो नॉन कॉन्सेंट्रेशन वाला सब्सटेंस है उसकी बूंद बूंद कर करके उसमें डाला जाता है, यानी कि उनको टाइट्रेट किया जाता है, यानी कि मिक्स किया जाता है कि एक फिक्स अमाउंट तक उसकी कॉन्सेंट्रेशन से इसके कॉन्सेंट्रेशन का पता लगाया जाए। जैसे हमने एसिड बेस टाइट्रेशन में किया था, न्यूट्रलाइज रिएक्शन होते ही पता लग रहा था हमें कि हाँ, यहाँ पे एंड पॉइंट है, यहाँ तक इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये आएगी। होप बच्चों आपको समझ में आए होंगे लास्ट लेक्चर्स। बात करें वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन की, पहली बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो बच्चों, नॉन एक्वस टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन आर वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन कैरिड आउट इन सॉल्वेंट अदर देन वाटर। यानी कि बच्चों, नॉन एक्वस टाइट्रेशन एक वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन होता है जो कि किया जाता है सोलवेंट के द्वारा, यानी कि सोलवेंट में किया जाता है पानी के सिवाय। सोलवेंट यहाँ पे यूज होते हैं नॉन एक्वस मीडियम वाले, जो कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज किए जाते हैं, यानी कि इसमें वाटर का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, वाटर यूज नहीं होता है एज ए सोलवेंट। दूसरे सोलवेंट्स यूज किए जाते हैं। कौन से सोलवेंट्स यूज किए जाते हैं और वो क्यों यूज किए जाते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड आर यूज फॉर सब्सटेंसेस दैट आर पुअरली सोल्यूबल। यानी कि बच्चों, ये नॉन एक्वस जो सोलवेंट्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं पुअरली सोल्यूबल सब्सटेंसेस के लिए और वीकली एसिड और बेसिक इन एक्वस मीडियम्स। बच्चों, आपको समझ में आया होगा। अजलीय टाइट्रेशन वे आयत नामक टाइट्रेशन होते हैं जो पानी के अलावा किसी अन्य विलायक यानी कि अन्य सोलवेंट में किए जाते हैं। यानी कि बच्चों, इनका उपयोग उनके लिए किया जाता है जो सब्सटेंसेस पानी में नहीं घुलते और कमजोर एसिड होते हैं और कमजोर बेस होते हैं, यानी कि कमजोर अम्लीय और क्षारीय होते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि वीक एसिड और वीक बेसिस के लिए हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन करते हैं और कुछ ऐसे सोलवेंट्स का यूज लेते हैं जो नॉन एक्वस होते हैं, जो कि जिनके अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि वाटर की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे जीरो है। आगे बात करते हैं बच्चों कि इसका यूज क्यों लेते हैं और कैसे लेते हैं। एक सिंपल सी लाइन में मैं आपको बताता हूँ कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है। जब ड्रग वाटर में रिएक्ट ही नहीं करती तब हम एक्वस टाइट्रेशन यूज करते हैं। तो बच्चों, कटारिया फार्मेसी लाइन है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट और शानदार लाइन है। जब ड्रग वाटर में रिएक्ट ही नहीं करती, यानी कि जब अगर ड्रग है हमारे पास, कोई सी भी मेडिसिन की ड्रग है, वो वाटर के अंदर रिएक्ट नहीं कर रही, तब हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज करते हैं। वो बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम इसके प्रिंसिपल्स की। इन नॉन एक्वस मीडियम, तो बच्चों जो नॉन एक्वस मीडियम होता है, जैसे मान लीजिए कि ये नॉन एक्वस मीडियम है। इन नॉन एक्वस मीडियम वीक एसिड एंड वीक बेसिस शोज स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन। यानी मान लीजिए इसमें वीक एसिड और वीक बेस डाल दिया तो ये काफी स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन दिखाएगा, यानी कि टुकड़ों में टूट जाएगा काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से। विच मेक्स टाइट्रेशन पॉसिबल एंड एंड पॉइंट शार्पर। तो बच्चों, ये इसे यानी कि इसके टाइट्रेशन को आसान बना देता है, यानी कि इसके टाइट्रेशन अच्छे से हो पाता है, और जो इसका एंड पॉइंट है यानी कि जहां पर रिएक्शन कंप्लीट होती है वो अच्छे से दिखाई देती है। इंडिकेटर्स के द्वारा कलर चेंज इजीली दिखाई देता है, विजिबल होता है। अजलीय माध्यम में कमजोर अम्ल यानी कि वीक एसिड और कमजोर क्षार यानी कि वीक बेस अधिक आयनीयकरण यानी कि डिसोसिएशन दिखाते हैं, जिससे टाइट्रेशन संभव होते हैं और अंत बिंदु स्पष्ट मिलता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स। अब बात करें कि कौन से सॉल्वेंट्स यूज किए जाते हैं नॉन एक्वस मीडियम में, यानी कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता है उसके अंदर नॉन एक्वस कौन से सॉल्वेंट्स है जो यूज किए जाते हैं।
पानी यूज नहीं किया जाता और ये यूज क्यों किए जाते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपको बताया मैंने अभी भी, ये यूज इसलिए किए जाते हैं क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस होता है जो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन दिखाता है और एंड पॉइंट भी हमें शार्प देखने को मिलता है, यानी कि इजीली विजिबल होता है एंड पॉइंट। यहाँ पर रिएक्शन खत्म हो रही है तो पता लग जाता है कि हाँ ये रिएक्शन यहाँ पे खत्म हो गई तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, तो कैलकुलेशन में काफी इजी हो जाती है। इस वजह से हम नॉन एक्वस मीडियम का यूज लेते हैं, यानी कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का यूज लेते हैं। बात करते हैं कौन से टाइप से सॉल्वेंट्स यूज किए जाते हैं। पहले होते हैं बच्चों एसिडिक सॉल्वेंट्स। तो बच्चों एसिडिक सॉल्वेंट्स में बात करें एग्जांपल की, ग्लेशियल एसिटिक एसिड जिसको हम CH3COOS से भी डिनोट करते हैं। ये हो गया बच्चों ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसका यूज होता है फॉर एस्टिमेशन ऑफ वीक बेसिस। बच्चों बात करें कि वीक यानी कि एसिडिक सॉल्वेंट, तो बच्चों एसिडिक सॉल्वेंट है उसके अंदर वीक बेसिस अगर हम मिलाते हैं, इससे बात करते हैं, इजी टू इजी समझाता हूं मैं आपको। वीक बेस के एस्टिमेशन यानी कि वीक बेसिस के कॉन्सेंट्रेशन और मात्रा नापने के लिए हम एसिडिक सॉल्वेंट्स का यूज लेते हैं। अब बात करें जैसे मान लीजिए कि ये बीकर है आपके पास, इसके अंदर आपने वाटर मिक्स, ये डबल बीकर है, दो बीकर है, दो साइड गए, एक में वाटर मिक्स कर दिया आपने और एक में मिक्स कर दिया एसिडिक सॉल्वेंट्स। तो बच्चों ये हो गए एसिडिक सॉल्वेंट्स, ये हो गया हमारा वाटर। अब बात करें बच्चों इसके अंदर आप वीक बेस डालोगे तो वाटर के अंदर क्या वो हमें रिएक्शन दिखाएगा या कंप्लीट स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन दिखाएगा? वो वाटर के अंदर वीक बेस नहीं दिखाएगा। और वहीं बात करें एसिड के अंदर अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन दिखाएगा, ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन दिखाएगा। इसी वजह से बच्चों एसिडिक सॉल्वेंट्स का यूज किया जाता है और यहाँ पे अच्छे से रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है, यानी कि प्रोटॉन डिसोसिएट हो सकते हैं, प्रोटोनेशन इजीली हो जाता है, यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्ट या डिसोसिएट होना काफी आसान हो जाता है और काफी इजीली फास्ट हो जाता है। इस वजह से हम एसिडिक सॉल्वेंट्स का यूज करते हैं बच्चों, बेसिक जो वीक बेसिस होते हैं उनके लिए। आगे बात करें दूसरे सॉल्वेंट की, हमारा दूसरा सॉल्वेंट आता है बच्चों बेसिक सॉल्वेंट। वहीं बात करें बेसिक सॉल्वेंट में एग्जांपल हो गया पिराइडिन और हमारा एसिडिक सॉल्वेंट में एग्जांपल क्या था बच्चों? एसिडिक सॉल्वेंट में हमारा एग्जांपल था एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और बेसिक सॉल्वेंट्स में हमारा एग्जांपल हो गया पिराइडिन। तो बच्चों बात करें पिराइडिन कैसे यूज होता है, वीक एसिड्स के एस्टिमेशन के लिए यूज होता है। ये बेसिक सॉल्वेंट्स एस्टिमेशन करते हैं एसिडिक एसिड्स का, जो वीक एसिड है। बताता हूं मैं आपको बच्चों, जैसे मान लीजिए कि दो सॉल्वेंट हमने पढ़ लिए, एक हो गया एसिडिक, एक हो गया बेसिक। ये हमारे सॉल्वेंट्स है, सॉल्वेंट्स, ये सॉल्वेंट, ये भी सॉल्वेंट है। अब जो एसिडिक सॉल्वेंट है वो करेगा वीक बेस का, और जो हमारा जो बेसिक जो सॉल्वेंट है वो करेगा वीक एसिड का एस्टिमेशन। क्योंकि बच्चों इसमें रिएक्शन इजीली कंप्लीट हो सकती है, प्रोटोनेशन आसान हो जाता है, यानी कि प्रोटॉन डिवाइड होना आसान हो जाता है, और जो रिएक्शन की डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन एबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है इन कंपैरिजन टू वाटर। आगे बात करते हैं बच्चों, वीक एसिड्स के एस्टिमेशन के लिए यूज किए जाते हैं बेसिक सॉल्वेंट्स, काफी आसान है बच्चों। आगे बात करें दूसरी, एक सेकंड में इसे रफ कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। आगे बात करते हैं एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स। बात करें बच्चों एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स, कौन से सॉल्वेंट्स होते हैं? एग्जांपल हो गया अल्कोहल, प्रॉपर्टी होती है इनकी प्रोटॉन डोनेट भी कर सकते हो, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अब बच्चों बात करें कि एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स का मतलब ये हो गया, सीधा सीधा ये मतलब हो गया कि कभी कभी वो बेसिक सॉल्वेंट्स की तरह बिहेव करते हैं और कभी कभी वो एसिडिक सॉल्वेंट्स की तरह बिहेव करते हैं। जैसा सब्सटेंस होगा उसके हिसाब से वो बिहेव करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका सब्सटेंस एसिडिक है, वीक एसिड है आपका सब्सटेंस, तो ये बेसिक हो जाएंगे, बेसिक सॉल्वेंट्स की तरह बिहेव करेंगे। तो वही बात करें अगर आपका वीक बेस है तो ये हो जाएंगे एसिडिक सॉल्वेंट्स की तरह बिहेव करेंगे। आगे बात करें बच्चों, हमारा जो अगला जो चौथा जो हमारा सॉल्वेंट आता है वो है एप्रोटिक सॉल्वेंट। बात करते हैं कि एप्रोटिक क्या है। हमने पढ़ लिया एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स, अब बात करते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या है। एग्जांपल की बात करें बच्चों बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, इसके एग्जांपल हो गए बेंजीन और क्लोरोफॉर्म। प्रॉपर्टी की बात करें बच्चों प्रोटॉन डोनेट या एक्सेप्ट नहीं करता। बात करें बच्चों जो एसिड होता है वो प्रोटॉन रिलीज करता है, यानी कि बात करें प्रोटॉन रिलीज का मतलब हो गया कि H प्लस छोड़ता है, ये H प्लस छोड़ता है एसिड। और वहीं बात करें बेस क्या करता है, बेस H प्लस को एक्सेप्ट करता है, बेस एक्सेप्ट करता है, एसिड रिलीज करता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स सिर्फ एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते, ना तो प्रोटॉन रिलीज करते हैं ना ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, ये सिर्फ एक
मीडियम प्रदान करते हैं, यानी कि एक सॉल्वेंट घुलने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। ये बात करते हैं बच्चों हम इंडिकेटर्स की। बात करें इंडिकेटर्स की, जो कि हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन में मेनली यूज आते हैं। कॉमनली यूज इंडिकेटर्स की बात करें, पहला है क्रिस्टल वियोलेट, दूसरा ऑर्किड ब्लू और तीसरा एजो वियोलेट। बच्चों याद रखने हैं, ये काफी इंपोर्टेंट है। क्रिस्टल वियोलेट, ऑर्किड ब्लू और एजो वियोलेट। ये बात करें हम हमारे वीडियो में, बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। बच्चों नॉन एक्वस टाइट्रेशन की एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज क्यों किया जाता है और क्या इसके बेनिफिट होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। नॉन एक्वस टाइट्रेशन से एस्टिमेशन ऑफ वीकली बेसिक ड्रग्स। अब बात करें बच्चों एस्टिमेशन ऑफ वीकली बेसिक ड्रग्स, यानी कि वीक बेसिक ड्रग्स जो से होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई मेडिसिन है आपके पास जिसके वीक बेसिक ड्रग्स है, जैसे मान लीजिए कि उसका जो ड्रग है वो बेसिक है और वो बहुत वीक है, उसकी एस्टिमेशन के लिए यानी कि उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा यानी कि कितने एमजी की वो है, उसको मापने के लिए यूज किया जाता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन का। फॉर एग्जांपल वीक बेसिक ड्रग्स की बात करें, एंटीहिस्टामाइन और एल्कलॉइड्स। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये कुछ एग्जांपल्स है वीकली बेसिक ड्रग्स के, मेडिसिन के, जो कि यूज किए जाते हैं एस्टिमेशन में, यानी कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अंदर, यानी कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन के द्वारा चेक किया जाता है कि जो वीकली बेसिक ड्रग्स होते हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है, यानी कि मेजर किया जाता है कि कितने के एमजी के वो ड्रग है। आगे बात करें बच्चों, ये सारी चीजें बच्चों नॉन एक्वस टाइट्रेशन के द्वारा ही पॉसिबल है। आगे बात करें एस्टिमेशन ऑफ वीक एसिड्स। वीक जैसे हमने वीक बेसिक यानी वीक जो बेस थे उनका एस्टिमेशन किया, उसी प्रकार वीक एसिड्स का भी एस्टिमेशन किया जाता है इसके अंदर। एग्जांपल हो गए सल्फोनामाइड और एस्पाइरिन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन की। बात करें प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन आखिरकार क्या होती है और प्रिसिपिटेट क्या होता है। बात करें बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आप रिएक्शन कर रहे हो कुछ, जैसे कोई सॉल्वेंट है उसके अंदर आप रिएक्शन कोई ड्रग डाल रखे हो, मान लीजिए जो उसके अंदर घुल नहीं रहा है, यानी कि जो उसके अंदर मिक्स नहीं हो रहा है, उसके अंदर सोल्यूबल नहीं है, और एक जो सॉलिड पार्ट नीचे जम जाता है, यानी कि एक नीचे सॉलिड पार्ट इकट्ठा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रिसिपिटेट। बात करें वो कैसे बनता है, यानी कि उसका टाइट्रेशन कैसे होता है, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, उसकी बात करते हैं बच्चों। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन आर द टाइट्रेशन बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल प्रिसिपिटेट। तो बच्चों प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन ऐसा टाइट्रेशन है जो होता है स्पेरिंगली सोल्यूबल प्रिसिपिटेट बनने की वजह से, यानी कि स्पेरिंगली सोल्यूबल प्रिसिपिटेट का मतलब हो गया अघुल्य, यानी कि जो घुलनशील है ही नहीं है, जो घुल नहीं पा रहा अच्छे से, उसको हम बोलते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल प्रिसिपिटेट ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन टाइट्रेंट एंड एनालाइट। अब बात करें बच्चों अवशोषण टाइट्रेशन, वे टाइट्रेशन होते हैं जिनमें अभिक्रिया के दौरान कम घुलनशील अवशेष, अवक्षेप यानी प्रिसिपिटेट, अवक्षेप का मतलब हो गया प्रिसिपिटेट का निर्माण होता है। तो बच्चों एक इजी लाइन है कटारिया फार्मेसी लाइन, जब रिएक्शन के एंड में जो सॉलिड गिरने लगे, यानी कि जो रिएक्शन के एंड में जब सॉलिड पार्ट कुछ बन जाता है व्हाइट कलर का, उसको हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। यानी कि समझो कि हाँ यहाँ पे प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन हो रहा है, समझ जाओ प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन आप कर रहे हो और उसके अंदर रिएक्शन के अंदर कोई सॉलिड पार्ट बन चुका है, यानी कि सॉलिड पार्ट बन गया और वो घुल नहीं रहा उस रिएक्शन के अंदर, यानी कि उसके अंदर मिक्स नहीं हो पा रहा अच्छे से, बिल्कुल ठोस सा हो गया, उसको हम बोलते हैं प्रिसिपिटेट। आगे बात करते हैं बच्चों प्रिंसिपल्स की। ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज एडेड अंटिल कंप्लीट प्रिसिपिटेशन ऑफ एनालाइट occurs. The end point is detected using a suitable indicators, usually an adsorption indicators। तो बात करें बच्चों प्रिंसिपल्स की, प्रिंसिपल्स में क्या है बच्चों, मतलब ये कैसे होती है ये रिएक्शन कंप्लीट कैसे होती है और प्रिसिपिटेट की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके बारे में बात करते हैं हम। तो बच्चों एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज एडेड अंटिल कंप्लीट प्रिसिपिटेशन ऑफ एनालाइट occurs। जब तक एनालाइट सॉलिड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक हम उसके अंदर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मिलाते रहते हैं। तो बच्चों स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बिल्कुल प्योर कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, यानी कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, और एनालाइट वो होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता लगानी है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। और टाइट्रेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमें पहले से नोन होती है। द एंड पॉइंट इज डिटेक्टेड यूजिंग ए सुटेबल इंडिकेटर्स। तो यानी बच्चों सुटेबल इंडिकेटर से एंड पॉइंट पता चल जाता है, यानी कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई, वो कलर चेंज कर लेती है। उसमें क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई सब्सटेंस है, जैसे कोई सॉल्वेंट है, उसके अंदर हमने सब्सटेंस को मिला दिया और वो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है और उससे हम टाइट्रेंट डाल रहे हैं उसके अंदर, टाइट्रेशन क्या आ रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे उसका कॉन्सेंट्रेशन मापने के लिए हम
प्योर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उसके अंदर धीरे-धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं और जैसे ही वो कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी तो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, यानी कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा और वो नीचे गिर जाएगा, यानी कि पेंदे में आ जाएगा और पता चल जाएगा हमें कि हाँ, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो गई है। तो बच्चों यूजुअली एन एडजॉर्प्शन इंडिकेटर का यूज किया जाता है। बात करें मानक विलयन, मानक विलयन को तब तक मिलाया जाता है जब तक पूर्ण अवक्षेपण न हो जाए, अंत बिंदु को उपयुक्त सूचक द्वारा पहचाना जाता है, यानी कि यूजुअली एन एडजॉर्प्शन इंडिकेटर का यूज किया जाता है बच्चों। स्पेसिफिक इंडिकेटर होता है जो कि हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन में यूज किया जाता है। आगे बात करें बच्चों कॉमन रिएजेंट सिल्वर नाइट्रेट। बच्चों इस रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे आप सिल्वर नाइट्रेट को यानी कि AgNO3 को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाओगे, NaCl के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो हमारा बच्चों ये बनेगा AgCl बन जाएगा यहाँ पे प्रिसिपिटेट, यानी कि जो सॉलिड स्ट्रक्चर होगा वो बन जाएगा हमारा AgCl और ये बन के नीचे गिर जाएगा। तो पता चल जाएगा कि हाँ, इसके अंदर प्रिसिपिटेट रिएक्शन टाइट्रेशन हो रहा है। बात करते हैं बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। अब बात करें कि प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन के मेथड्स की बात करें डीपली, पहला मेथड आता है हमारा मोर्स मेथड। आपने सुना होगा बच्चों मोर्स मेथड के बारे में। आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि मोर्स मेथड आखिरकार क्या होता है। इसमें बच्चों इंडिकेटर यूज होता है पोटेशियम क्रोमेट, जिसको हम K2CrO4 के नाम से डिनोट करते हैं। इससे बच्चों इसमें होता क्या है, इस मोर्स मेथड कंप्लीट कैसे होता है और मोर्स मेथड का प्रोसेस क्या है। इसके अंदर बच्चों सिंपल मैं आपको बताऊं, जब सारे क्लोराइड रिएक्ट हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि AgNO3 हमारा सिल्वर नाइट्रेट, तो बच्चों AgNO3 को हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम क्लोराइड के साथ NaCl। जैसे ही बच्चों ये हमारा यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट होगी, AgCl फॉर्म हो जाएगा, यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। और बच्चों जैसे ही हमारे Cl पूरे खत्म हो जाते हैं यहाँ पे, मतलब AgNO3 एक्सेस अमाउंट में रहता है, तो बच्चों जैसे ही फिर Ag प्लस आइन लेफ्ट बचेगा, तो बच्चों जैसे ही हमारा Cl यहाँ पे खत्म होता है, यानी कि AgCl कंप्लीट प्रेसिपिटेट एनालाइट बन जाता है, उसके बाद में Ag प्लस बचता है, तो वो रिएक्शन करता है K2CrO4 के साथ, यानी कि फिर वो रिएक्शन करता है हमारे इंडिकेटर के साथ और वो बनाता है बच्चों Ag2CrO4। इसकी फॉर्मेशन करता है, जिसको हम डिनोट करते हैं बच्चों ब्रिक रेड से, यानी कि ये रेड कलर का होता है। ये जो बाद में जो हमारा जो प्रेसिपिटेट बनता है वो होता है बच्चों रेड कलर का, और यही हमारा एंड पॉइंट होता है। यही हमें बताता है कि हाँ, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी और प्रेसिपिटेट हो चुका है। तो बच्चों बात करें इसके यूज की, बच्चों मोहर्स मेथड यूज क्यों किया जाता है? ये यूज किया जाता है बच्चों सोडियम क्लोराइड के एस्टिमेशन के लिए, यानी कि NaCl के एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है इसको। तो जो आपको समझ में आया होगा, सिंपल से इसका मतलब क्या था मैं आपको समझाता हूँ एक बार और, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा। बच्चों इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि AgNO3 ये हो गया हमारा AgNO3, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, ये हो गया NaCl। ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl बनाते हैं। AgCl जैसे बनता है, Cl खत्म हो जाता है, यानी कि NaCl की जो क्वांटिटी प्रेजेंट थी वो खत्म हो जाती है, तो हमारा बचा AgNO3। उसमें से Ag प्लस आयन होता है, Ag प्लस आयन हमारे फिर इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करता है और रेड ब्रिक बनाता है। जैसे ये रेड ब्रिक बनाएगा तो हमारी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पे रेड कलर का शो कर देगा इंडिकेटर। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम दूसरे मेथड के बारे में, जो कि है वोल्हार्ट्स मेथड। तो बच्चों वोल्हार्ट्स मेथड के बारे में बात करें, इसमें रिएजेंट्स यूज होते हैं। पहला है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा है पोटेशियम थायोसाइनेट और हमारा इंडिकेटर यूज होता है फेरिक एलम, यानी कि Fe3+। आगे बात करें बच्चों इसके बारे में, इसके टाइप्स होते हैं। वेक टाइट्रेशन मेथड होता है बच्चों, डायरेक्ट टाइट्रेट नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चों रिएजेंट्स की एक्सेस मात्रा करी जाती है, यानी कि जो रिएजेंट जैसे AgNO3 हो गया हमारा, तो बच्चों AgNO3 एक्सेस क्वांटिटी में लिया जाता है और वेक टाइट्रेशन कराया जाता है। वो कैसे होता है बच्चों, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ एक सेकंड, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। बच्चों ये है रिएक्शन, जैसे मान लीजिए कि AgNO3 प्लस NaCl को रिएक्ट कराया जाएगा। सबसे पहले ये बनाएगा हमारा AgCl। अब बच्चों क्या होता है कि Ag एक्सेस अमाउंट में था हमारे पास, Ag प्लस, और NaCl एक फिक्स अमाउंट था, तो NaCl तो खत्म हो चुका है और अब बचा हमारे पास Ag प्लस।
बच्चों Ag+ रिएक्ट करता है हमारा पोटेशियम थायोनेट के साथ यानी कि KSCN और ये बनाएगा बच्चों AgSCN और ये भी बच्चों एक व्हाइट प्रेसिपिटेट ही होता है। फिर इसके बाद में बच्चों क्या होता है कि जो हमारा Ag है वो भी ये रिएक्शन तब तक कंप्लीट चलती है यानी कि ये रिएक्शन जो सेकेंडरी रिएक्शन है ये तब तक चलती है तब तक Ag+ के आयंस फ्रीली रहते हैं तब तक जब तक ये खत्म नहीं होते। ये जैसे ही खत्म होंगे जो हमारा जो पोटेशियम थायोसाइनेट है यानी कि KSCN फिर वो रिएक्ट करता है हमारे इंडिकेटर के साथ यानी कि सिंपल से ये है कि जो हमारा एक्सेस जो रिएजेंट्स होते हैं वो इंडिकेटर के साथ रिएक्ट जब तक नहीं करते तब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। जैसे ही वो इंडिकेटर्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, एंड पॉइंट शो कर देगी। ये रिएक्ट करेगा बच्चों Fe3+ के साथ और ये बना देगा FeSCN2 और यहाँ पे हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी यानी कि ये हमारा एंड पॉइंट शो कर देगा। इसका इंडिकेटर होता है बच्चों फेरिक एलम जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो बच्चों आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसका एंड पॉइंट होता है बच्चों रेड कलर का और ये जो कॉम्प्लेक्स जो एंड में जो कॉम्प्लेक्स बनता है यही मतलब हमें शो कर देता है कि हमारी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ये कॉम्प्लेक्स होता है रेड कलर का और बच्चों इसका यूज भी किया जाता है हैलाइड्स के एस्टिमेशन के लिए। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इससे पहले था मोहर्स मेथड, उसका यूज किया जाता इसको यूज क्यों किया जाता था? उसका यूज किया जाता था कि सोडियम क्लोराइड के एस्टिमेशन के लिए और इसका यूज किया जा रहा है एस्टिमेशन ऑफ हैलाइड्स। एक तरीके से हैलाइड्स के एस्टिमेशन के लिए ही प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है कहीं ना कहीं। आगे बात करें बच्चों अगले मेथड की जो कि है फजान्स मेथड। इसके अंदर बच्चों क्या होता है कि इसका टाइप है एडजॉर्प्शन इंडिकेटर मेथड। एडजॉर्प्शन इंडिकेटर मेथड का मतलब होता है कि इंडिकेटर प्रिसिपिटेट के सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाता है और कलर चेंज दिखाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या होता है बच्चों की उसमें तो क्या होता है कि रिएक्शन में डिसोल्व हो जाता है। जो इंडिकेटर होता है वो दोनों मेथड्स में डिसोल्व हो जाता है यानी कि रिएक्शन करके उसके साथ डिसोल्व हो रहा था। आपने देखा होगा कि एंड रिएक्शन में इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करके डिसोल्व हो रहा था। इसमें क्या होता है बच्चों फजान्स मेथड में इंडिकेटर जो हमारा वो होता है प्रिसिपिटेट होता है उसकी सरफेस पे चिपक जाता है और कलर चेंज दिखाता है यानी कि उसकी सरफेस पे चिपक के एब्जॉर्ब हो जाता है उससे और वहां पे कलर चेंज दिखाता है। इंडिकेटर की बात करें फ्लोरेंसीन तो बच्चों ये हमारा इंडिकेटर। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा प्रिसिपिटेट टाइट्रेशन। इसके फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करेंगे। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन यूज क्यों होता है? पहला यूज होता है बच्चों इसका एसे ऑफ सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन यानी कि सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन की स्ट्रेंथ जानने के लिए। ऐसे का मतलब हो गया बच्चों स्ट्रेंथ वगैरह जानना यानी कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उसमें पावर कितनी है वो। और इसका यूज होता है मोर्स मेथड के अंदर। और दूसरी बात करें एसे ऑफ सोल्ट्स यानी कि सोल्ट्स की स्ट्रेंथ जानना जैसे कि हैलाइड्स वगैरह की। एग्जाम्पल हो गए पोटेशियम आयोडाइड और एमोनियम क्लोराइड। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तीसरी बात करें इसका तीसरा फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन यानी कि ये प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन क्यों यूज किया जाता है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ हैलाइड्स यानी कि हैलाइड्स की डिटर्मिनेशन उनकी मात्रा वगैरह मापने के लिए यानी कि कितने mg वगैरह है या कितनी प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन के अंदर उस सब्सटेंस के अंदर ड्रग या मेडिसिन के अंदर क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो बच्चों आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। और हमारा ऐप भी विजिट कर सकते हो, वहां पे आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे काफी अफोर्डेबल प्राइस में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग कुटारिया फार्मेसी।